आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अपने पिछले 11 साल का जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ बयान करूंगा। यानी कि अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के थ्रू अपनी रोजी रोटी चलानी है, इसको अपना ब्रेड एंड बटर बनाना है, इससे अपना किचन चलाना है और इवेंचुअली वेल्थ जनरेशन की तरफ जाना है, तो आपको किन चीजों की जरूरत है? नंबर 1, एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम। और एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन मनी मैनेजमेंट और बेहतरीन रिकवरी सिस्टम। अब क्या ऑल अलोन एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम के सहारे आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। चाहे आपका सिस्टम जितना भी बेहतरीन है, इवेंचुअली कभी ना कभी वो लाजमी फेल हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि वन साइज फिट फॉर ऑल। यानी हर ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो किसी ना किसी मार्केट कंडीशन के लिए ही डिजाइन होता है। आप एक ट्रेडिंग सिस्टम हर तरह की मार्केट कंडीशन के लिए डिजाइन कर ही नहीं सकते। तो इस लिमिटेशन की वजह से ऑल अलोन ट्रेडिंग सिस्टम के सहारे तो आप कामयाब नहीं हो सकते लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म से मेरी मुराद महीना, 2 महीने, 6 महीना नहीं है, मैं साल हर साल की बात कर रहा हूं। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मैंने अपना एल्गो डेवलप ही इस वजह से किया था क्योंकि मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड थी। नंबर 1, जब मैंने अपना मैनुअल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर लिया और उसको 6-7 महीने सक्सेसफुली यूज किया, उसको यूज करते हुए हमेशा मेरे जहन में एक बात आती थी कि ये कितना अर्सा चल जाएगा। यानी कि पिछले 5-6 महीने से तो मैं चला रहा हूं और मैं प्रॉफिट उठा रहा हूं, लेकिन क्या ये अगले 5-6 महीने चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? क्योंकि मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर तो मेरी सारी डिसीजन मेकिंग मेरी विट्स के ऊपर चल रही है, मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर चल रही है, इमोशंस के ऊपर चल रही है। और दूसरी चीज थी डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर मैं अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर ही नहीं सकता था। मैक्सिमम मैं क्या करता कि मैं अक्रॉस डिफरेंट पेयर्स अपने ट्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली ट्रेड करता, लेकिन बंदा तो मैं सेम हूं, मेरे इमोशंस भी सेम है, मेरा एक्सपीरियंस भी सेम है, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं सेम तरीके से ही तमाम पेयर्स के अंदर एंटर हो रहा हूं। ये दो वजूहात थी जिनकी वजह से मैं एल्गो ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हुआ और ये दोनों प्रॉब्लम्स मेरे एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू सॉल्व हुए। यही वजह है कि मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि जब आप एक मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उसको 6-7 महीने सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लेते हैं और उसके रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो लाजमी एल्गो की तरफ आए, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई आपको करना पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से मेरी क्या मुराद है? 3 तरह की डाइवर्सिफिकेशन होती है। नंबर 1, माइनर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि जिसके अंदर आप सेम पेयर के अंदर ही अपने डिपॉजिट को डिवाइड कर देते हो। वो कैसे आप करते हो? अक्रॉस डिफरेंट सेट फाइल्स। ये काम सिर्फ एल्गो के अंदर हो सकता है, मैनुअल नहीं कर सकते आप। दूसरी डाइवर्सिफिकेशन की टाइप है मेजर डाइवर्सिफिकेशन। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप अपने डिपॉजिट को अक्रॉस डिफरेंट पेयर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये काम एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू बहुत इफेक्टिवली हो जाता है, लेकिन मैनुअल ट्रेडिंग के थ्रू ये काम इतना इफेक्टिवली आप कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम आपका सेम है, ट्रेडिंग रूल्स आपके सेम है, ट्रेडिंग सेटिंग्स आपकी सेम है। यानी कि आप सेम तरीके से ही अपने टीपी और एसएल लगा रहे हो, लेकिन एल्गो के अंदर क्या है कि आपकी हर सेट फाइल की डिफरेंट सेटिंग्स हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। यानी कि आप इवन विद इन द सेम पेयर अगर आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है तो आपकी पूरी ट्रेड चेंज हो जाती है। अगर आपके पैरामीटर में से कोई एक पैरामीटर भी आप चेंज कर देते हैं तो आपका ये डिफरेंट तरीके से उस पेयर को ट्रेड करना शुरू हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे, उसकी आउटकम डिफरेंट हो जाएगी। और इसके बाद आ जाती है मैक्रो डाइवर्सिफिकेशन। मैक्रो डाइवर्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि हम लोग फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक्स, मतलब अक्रॉस मार्केट्स अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लेते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप ऑल इन ऑल एक पेयर के ऊपर रिलाय नहीं कर रहे। अभी जितने भी सिग्मा यूजर्स सिग्मा को यूज कर रहे हैं उनको अच्छे से आइडिया होगा कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि गोल्ड के अंदर बहुत शदीद किस्म की मूवमेंट चल रही होती है और पाउंड डॉलर को पता ही नहीं होता। तो अगर आप अपना सारे का सारा डिपॉजिट गोल्ड के अंदर लगा के ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी तमाम उम्मीदें सिर्फ एक पेयर से लगा के बैठे हैं और वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। जब आप अपने डिपॉजिट को 3-4 पेयर्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि अगर कोई एक पेयर आपको फेल भी कर देता है तो बाकी के पेयर्स आपका लॉस रिकवर कर देते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए नहीं करते। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हम लोग करते हैं अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। अब यहां पर एक सवाल जन्म लेता है कि तमाम पेयर्स आपस में कोरिलेटेड हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन का क्या फायदा हुआ? यानी कि तमाम पेयर्स जो है वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जब डॉलर ऊपर नीचे होगा तो तमाम पेयर्स भी ऊपर नीचे होंगे, और ये बिल्कुल सही और जेन्युइन सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि हर पेयर के ऊपर डॉलर का इंपैक्ट डिफरेंट होता है। जैसा कि मिसाल के तौर के ऊपर फर्ज करें डॉलर के अंदर 1% का चेंज आया, उसकी वजह से गोल्ड के अंदर 500 पिप की मूवमेंट आई। जो पाउंड डॉलर है उसके अंदर कम आई क्योंकि वो कम वोलेटाइल है, 150 पिप्स की मूवमेंट उसके अंदर आई। यूरो डॉलर है उसके अंदर और कम मूवमेंट आई, यानी कि 50 पिप्स की मूवमेंट आई। अब जो एक्शन था उसका रिएक्शन अक्रॉस ऑल पेयर्स डिफरेंट हो गया, क्योंकि हर पेयर की वोलेटिलिटी डिफरेंट है। अब अगर तो आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्टेड हैं फुली, तो गोल्ड के अंदर ये अग्रेसिव मूवमेंट आपका बैलेंस सस्टेन ही नहीं कर पाएगा, आपका सारे का सारा लॉस हो गया। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डिवाइडेड है अक्रॉस पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर एंड गोल्ड, तो आपका कितना लॉस होगा? 30% का।
जो बाकी का डिपॉजिट है आपका, हो सकता है वो वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा ना हो और आपका बैलेंस उसको सस्टेन कर जाए, और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा ही होगा। और हमने ये बारहा दफा चीज ऑब्जर्व की है कि गोल्ड के अंदर अग्रेसिव किस्म की मूवमेंट्स चल रही होती हैं, बाकी पेयर्स को पता ही नहीं होता। किसी एक पेयर के अंदर यकदम कोई अग्रेसिव मूवमेंट आ जाती है, जो बाकी पेयर्स हैं वो बिल्कुल ओके होते हैं। तो यहाँ पर क्या फायदा हुआ कि हमारा 30% डिपॉजिट लॉस हो गया, लेकिन 60% डिपॉजिट बच गया। अब वो जो 60% डिपॉजिट है उससे इवेंचुअली हम लोग 30% को रिकवर कर लेंगे। ये फायदा होता है सबसे बड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। और इसी सवाल का दूसरा जवाब, हर पेयर के अपने फंडामेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं, यानी कि हर पेयर की एक अपनी रू भी होती है। मिसाल के तौर पे पाउंड डॉलर है, ब्रेक्सिट में जितना ज्यादा इंपैक्ट पाउंड डॉलर के ऊपर आया था, उतना ना तो गोल्ड के अंदर आया था और ना ही बाकी पेयर्स के अंदर आया था इतना ज्यादा। पाउंड डॉलर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था और तकरीबन मेरे ख्याल से 800 पिप की मूव आई थी। तो कहने का मतलब यह है कि हर पेयर के अपने फंडामेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं। पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, येन हो गया, इनके अपने अपने फंडामेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो ऑल इन ऑल सिर्फ और सिर्फ डॉलर पर रिलाय कर रहे हो। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से आपका ये फायदा होता है कि आपका रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब आप अपने पोर्टफोलियो को किन पेयर्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। एल्गो ट्रेडिंग के अंदर ये काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने डिपॉजिट को अक्रॉस डिफरेंट सेट फाइल्स एंड अक्रॉस डिफरेंट सेटिंग्स डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होगा कि कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई एक सेट फाइल आपकी लॉस कर देती है या आपका अकाउंट वॉश आउट कर देती है, तो जो बाकी की रिमेनिंग सेट फाइल्स हैं वो इवेंचुअली उस लॉस को रिकवर कर देंगी। और ये चीज मैंने प्रैक्टिकली होते हुए कई दफा देखी है। आपको क्या लगता है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी लॉस नहीं करता? वो करता है, उसके अकाउंट्स वॉच आउट नहीं होते? होते हैं। जो भी एक नया बंदा आता है ट्रेडिंग के अंदर, वो अपनी सारी की सारी एफर्ट इसी चीज के अंदर ही घुसेड़ देता है कि मैं कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी डिजाइन कर लूं जो कभी फेल ना हो। ये चीज मुमकिन ही नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की। एक अच्छा सिस्टम और बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन, तब ही आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकेंगे। सिग्मा ईए को रिलीज हुए 1.5 साल हो चुके हैं और आज सिग्मा ईए की बिगेस्ट रिलीज है। आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने डिपॉजिट को अक्रॉस 8 सेट फाइल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चाहे आपका $1000 का डिपॉजिट है, $5000 का डिपॉजिट है, जितना भी है, उन सेट फाइल से ओवरऑल प्रॉफिट कितना आप जनरेट करेंगे, आपका रिस्क फैक्टर क्या होगा, सारी की सारी चीजें इंतहाई तफसील से आज डिस्कस होंगी इस वीडियो के अंदर। तो वो लोग जो कि सिग्मा को यूज करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ये उनके लिए तो बहुत शदीद इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो लोग जो कि नहीं यूज करना चाहते, उनके लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि होली ग्रेल स्ट्रेटजी ना ढूंढें। अगर आपके पास एक वर्किंग ट्रेडिंग सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर आप पिछले 6-7 महीनों से प्रॉफिट उठा रहे हैं, अपने सिस्टम को ऑटोमेट करें। कैसे करना है सब बताया हुआ है। मैंने पूरी की पूरी सीरीज निकाली हुई है जहां पर मैंने आपको सिखाया ये है कि आपने अपना एल्गो कैसे बनवाना है। तो ऑटोमेशन की तरफ आए। अगर आपका अपना ट्रेडिंग सिस्टम नहीं बना हुआ, ट्रेनिंग सीरीज पूरी की पूरी निकाली हुई है, उसको देखें, अपना ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप कर लें। ये तमाम चीजें आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर यूट्यूब पर मिल जाएंगी, या फिर फेसबुक का जो ग्रुप है वहां पे फीचर्ड पोस्ट में आप देखेंगे, वहां पे पूरी डिटेल यूजर गाइड होगी, या फिर डिस्कॉर्ड चैनल के ऊपर चले जाएं, वहां पर एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। लेकिन आगे का जो पार्ट है वो सिग्मा यूजर्स के लिए और वो लोग जो कि सिग्मा को फ्यूचर में यूज करना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो नहीं करते तो आपके लिए बस इतना ही है। बाकी चलते हैं अभी सिस्टम की तरफ और सेट फाइल्स को डिस्कस करते हैं और उनको डिवर्सिफाई कैसे करना है आपने, ये चीज डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये है आपके सामने 8 सेट फाइल्स। ये उन सब का डाटा है। मैं अभी यहाँ पर एक सेट फाइल को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दूंगा और ये तमाम पैरामीटर्स जैसे जनरेट हुए हैं ये आपको मैं बता दूंगा। इसको आपने इंतहाई गौर से सुनना है, क्योंकि आगे जितना भी डाटा है या जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर करूंगा वो सारी की सारी इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड होगी। सबसे पहले आपने सेट फाइल का नाम समझ लेना है कि इसका नाम हमने कैसे डिफाइन किया। अब ये यूरो डॉलर की सेट फाइल है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा H6 का टाइम फ्रेम। ये आपका चार्ट का टाइम फ्रेम है, यानी इस सेट फाइल को अगर आपने यूज करना है तो आपने H6 के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को सेट करना है। जो अगले 3 पैरामीटर्स हैं, ये आपकी जोन स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम जोन साइज है और ये मिनिमम जोन साइज है। ये 3 पैरामीटर इस सेट फाइल के अंदर लिखे हुए हैं। हर सेट फाइल के ये पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, ये पिछले 6 साल के बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। अभी मैं आपके सामने पहले इस सेट फाइल का बैक टेस्ट रन करता हूं, फिर आपके सामने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करता हूं। ये आगे हम MT5 टर्मिनल के ऊपर सेम वही सेट फाइल यूरो डॉलर की H6 का टाइम फ्रेम है 2020 से लेके 2026 तक ऑन रियल टिक्स। इनपुट्स में चले जाएंगे। यहाँ पर ये सेट फाइल ऑलरेडी मैंने लोड की हुई है। सेट फाइल लोड कैसे करना है सारी चीजें आपको पहले से पता है। यहाँ पर 2-3 चीजें आपको क्लियर करता चला जाऊं कि ये वाला जो टाइम फ्रेम है ये नेस्टेड टाइम फ्रेम है, इसको आपने नहीं छेड़ना। और ये इनिशियल बैलेंस भी फिक्स पैरामीटर है, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। ये तमाम रिजल्ट्स जो कि जनरेटेड हैं पहले, ये टारगेट परसेंट 1 के लिहाज से हैं। तो अभी हम टारगेट परसेंट 1 के ऊपर ही इस बैक टेस्ट को रन करेंगे, ताकि आपके सामने वो जो स्टैट्स आए हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो इसको रन करते हैं। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो सेट फाइल फाइनलाइज हुई हैं, ये मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस के बाद फाइनलाइज हुई हैं।
ये जितनी आपको सेट फाइल यहाँ पर इस एक्सेल शीट के अंदर नजर आ रही हैं, ये मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी ये वो सेट फाइल्स हैं, और उन बेस्ट में से जो मुझे सबसे बेहतरीन लगी थी उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यानी कि जो हाईलाइटेड सेट फाइल्स हैं ये हम यूज करेंगे और यही आपको मिलेंगी। बैक टेस्ट कंप्लीट हो गया, एक दो हम उसको विजिट कर लेते हैं और वहां पर हम लोग रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो इनिशियल डिपॉजिट नजर आ रहा होता है ना, ये वाला डिपॉजिट हमारा डिपॉजिट नहीं है, ये हम सिर्फ टर्मिनल को देते हैं ताकि वो बैक टेस्ट को प्रॉपर्ली रन कर सके। जो हमने डिपॉजिट कैलकुलेट करना होता है वो हमने कैलकुलेट करना होता है मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन के लिहाज से। यानी कि हमें $870 का डिपॉजिट चाहिए, हमें $10,000 का डिपॉजिट नहीं चाहिए, हमें $870 का डिपॉजिट चाहिए टारगेट परसेंट 1 के ऊपर, अगर हमने $5,595 का प्रॉफिट जनरेट करना है। अब यहाँ पर हमारा जो मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन है $870 का, आपको इधर एक्सेल के अंदर नजर आ जाएगा $869 का ड्रॉडाउन। ये वाला नंबर ऑफ ट्रेड्स भी हमने वहीं से उठाई है और ये प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको नजर आ रही है। तो ये वाला जो डाटा है सेम टू सेम ये तमाम सेट फाइल्स का जो आपको मिल रहा है ये बैक टेस्टिंग का डाटा है। ये आप खुद से बैक टेस्ट रन कर सकते हैं, कैसे करना है सब बताया हुआ है मैंने। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सीरीज है, उसके अंदर आपने सेट फाइल खुद से क्रिएट कैसे करनी है, ए टू जेड सब कुछ बताया हुआ है। अब ये सारे जो रिजल्ट्स हैं, इन तमाम सेट फाइल के जो रिजल्ट्स हैं ये टारगेट परसेंट 1 के लिहाज से हैं। अब टोटल प्रॉफिट और मैक्स इक्विटी ड्रॉडाउन के लिहाज से और नंबर ऑफ ट्रेड्स के लिहाज से हमने यहाँ पर प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो कैलकुलेट की। इस प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो से हमने हर महीने की प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की, यानी कि ये सेट फाइल पिछले 6 साल में हर महीने 8.8% प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नंबर ऑफ ट्रेड्स इसकी हर महीने की 10 बनती है, 10 या 11। टोटल ट्रेड्स हैं इसकी 800 और ये 73 महीने यानी पिछले 6 साल का बैक टेस्ट है। सिग्मा ईए वो वाहिद सिस्टम है जिसके बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स लाइव अकाउंट्स के रिजल्ट्स के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। और एक और बड़ी क्यूरी आ रही होती है कि ये हिस्ट्री क्वालिटी आपकी कम होती है, हमारी हिस्ट्री क्वालिटी मैटर नहीं करती, हमारा सिस्टम बेस्ड है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये बेशक 0 हो या 100% हो, हमारे वैसे ही बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स लाइव अकाउंट के रिजल्ट्स के तकरीबन सिमिलर होते हैं, 80 to 90% इवन इससे भी ज्यादा सिमिलरिटी होती है। तो हमारे लिए हिस्ट्री क्वालिटी मैटर नहीं करती। अब ये जो आगे चीज आपको नजर आ रही है लोएस्ट पॉसिबल टारगेट परसेंट टू मेंटेन द गिवन प्रॉफिटेबिलिटी, याद रखिएगा सिग्मा ये ट्रेड लेता है टारगेट परसेंट के लिहाज से, उसको फर्क नहीं पड़ता आपका डिपॉजिट कितना है, डिपॉजिट आपने खुद से कैलकुलेट करना होता है। यानी कि यहाँ पर हमने $869 का हमारा इक्विटी का ड्रॉडाउन है, यानी कि $870 हमें चाहिए टारगेट परसेंट 1 के ऊपर, अगर हमने हर महीने का 8.8% प्रॉफिट जनरेट करना है। अब अगर हमारा डिपॉजिट है $2,000, उसके ऊपर हमें क्या टारगेट परसेंट रिक्वायर्ड होगी, यानी कि आपका जो भी बैलेंस है उसके लिहाज से आपने टारगेट परसेंट कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है ये भी मैंने काफी दफा बताया हुआ है, यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने करना है डिपॉजिट डिवाइडेड बाय जो स्टैट्स आप देख रहे हैं, यानी कि ये टारगेट परसेंट 1 के स्टैट्स है ना, तो यहाँ पे टारगेट परसेंट 1 का हमने मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉडाउन डाल दिया, डिवाइड बाय 869 मल्टीप्लाई बाय टारगेट परसेंट 1, यानी कि फर्ज करें आपका डिपॉजिट है $2,000 डिवाइडेड बाय 869 मल्टीप्लाइड बाय टारगेट परसेंट 1। अब यहाँ पर जो आपकी टारगेट परसेंट आएगी वो $2,000 के लिहाज से टारगेट परसेंट आएगी, ताकि आप सेम ये वाले रिजल्ट्स को मैच कर सकें। ये कितनी बनती है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बनती है आपकी 2.30 टारगेट परसेंट, यानी कि अगर आपका डिपॉजिट है $2,000 का तो आपको टारगेट परसेंट रखनी पड़ेगी 2.30, तो आपकी जो मंथली प्रॉफिटेबिलिटी है वो बनेगी 8.8 की, यानी कि सेम स्टैट्स। अगर ये आप स्टैट्स देख रहे होते हैं 0.5 के लिहाज से या 0.3 के लिहाज से जो कि यहाँ पर है, वो भी मैं आपको आगे कैलकुलेट करके बताऊंगा। अब ये जो अगला पैरामीटर है लोएस्ट पॉसिबल टारगेट परसेंट टू मेंटेन द गिवन प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप टारगेट परसेंट कम करते हैं, यानी कि ये वाली जो टारगेट परसेंट है अगर आप इसको कम करते हैं तो उससे ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट आता है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन की गई है ये कैलकुलेशन की गई है लोएस्ट पॉसिबल टारगेट परसेंट, यानी कि बेयर मिनिमम बैलेंस हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि अगर हम इस सेट फाइल को रन करना चाहें ताकि हम लोग इस प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर सकें। कुछ पेयर जो होते हैं वो लोएस्ट टारगेट परसेंट के ऊपर यानी कि 0.1 या 0.2 के ऊपर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि लॉट साइज कैलकुलेशन के अंदर मसला आ रहा होता है ये को। जबकि कुछ पेयर जो है उनके अंदर अगर हम लोएस्ट टारगेट परसेंट यूज करते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज भी हो जाती है। तो ये काफी फैक्टर्स जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर पेयर की वॉलेटिलिटी वगैरह जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। यहाँ पर हमने डिफरेंट टारगेट परसेंट डाल के ये चेकआउट किया कि वो कौन सी लोएस्ट टारगेट परसेंट है जो कि अगर हम यूज करें तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा अफेक्ट ना हो। यहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी 8.8% महीने की, यहाँ पे हमने टारगेट परसेंट को शदीद लो कर दिया, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। कुछ पेयर्स के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, जिनके अंदर डिक्रीज होगी वहां पर इसका मतलब यह है कि हम लोग एक सर्टेन टारगेट परसेंट से ज्यादा नीचे नहीं जा सकते। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन लुबे लुबाब ये है कि आपने अगर इस सेट फाइल को रन करना है लॉन्ग टर्म में तो आपको बेयर मिनिमम $278 चाहिए, या आप कह लो $300 आपको चाहिए, और टारगेट परसेंट आप यूज करेंगे 0.3 की। और ये हमने मुख्तलिफ हिट एंड ट्रायल करके चेक किया, यानी पहले यहाँ पर हमने 0.5 को डाला, फिर हमने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की, फिर 0.4 डाला, 0.3, 0.2। जब हमने 0.2 डाला तो हमने देखा कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हिट होना शुरू हो गई है। यानी कि यहाँ पर अभी हमने डाल दिया है 0.2 और 0.2 के ऊपर हमने बैक टेस्ट को रन कर लिया।
तो अभी मैं आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि लोएस्ट टारगेट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 0.2 के ऊपर अभी हम देखेंगे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हिट हो रही है। टारगेट परसेंट 1 के ऊपर तो हमें ऑलरेडी पता है ना कि हम लोग 8.8% कमा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1593 डिवाइडेड बाय 268 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 73। यहाँ पे हमने देखा 8.1%, यानी कि अब हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है 0.2 के ऊपर, वो बन रही है 8.1%। बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी जो हमें मिल रही है वो 0.3 के ऊपर मिल रही है, जो कि बनती है 9.2%। तो इसलिए ये हमारी लोएस्ट पॉसिबल टारगेट परसेंट हो गई। तो इस तरीके से आपने आगे जितनी भी सेट फाइल्स हैं उनकी लोएस्ट पॉसिबल टारगेट परसेंट कैलकुलेट की हुई है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप जब अपनी सेट फाइल्स क्रिएट करेंगे तो आप लोएस्ट पॉसिबल टारगेट परसेंट कैलकुलेट करने लायक हो जाएं। तो खैर ये होगी सारी एक्सप्लेनेशन। अब इस सेट फाइल को देख के या इस डाटा को देख के आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको तकरीबन $300 चाहिए अगर आपने इस सेट फाइल को रन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर जो आपको दूसरा बैक टेस्ट नजर आ रहा है ये 2024 से लेके 2026 तक का है। 2024 से लेके 2026 तक हमारा जो मैक्सिमम इक्विटी का ड्रॉडाउन आया था वो $867 था, जो कि तकरीबन समहाउ सिमिलर ही है। लेकिन आगे जो सेट फाइल्स होंगी उनके अंदर वो डिफरेंट होगा, कुछ के अंदर बहुत कम आ रहा होगा। तो यहाँ पर चूंकि मैक्सिमम इक्विटी का ड्रॉडाउन सिमिलर है तो इसलिए हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी सिमिलर ही आ रही है। ये बेसिकली मैंने बैक टेस्ट इसलिए रन किया था ताकि हम इस सेट फाइल की करंट मार्केट कंडीशन के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी देख सकें। तो इसके करंट मार्केट कंडीशन के अंदर भी एक डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। तो 2024 से लेके 2026 तक जो कि बनते हैं 25 महीने, इसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन गया $867 का और $1795 का इसने प्रॉफिट जनरेट किया। और ये आपके सामने 8.2 पर मंथ की प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है 2024 से लेके अभी तक। आगे जो आपको सेट फाइल नजर आएंगी उनके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल ऑड यूएसडी है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है 9.3% की। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर 2024 से लेकर 2026 तक चूंकि हमारा ड्रॉडाउन बहुत कम आया, जस्ट $621 का ड्रॉडाउन आया हमारा, और इसके लिहाज से जब हम कैलकुलेशंस को रन करते हैं तो हमारा बनता है 17% का प्रॉफिट। ये हो गया मीडियम रिस्क, यानी कि इसके ऊपर हमारा रिस्क ज्यादा है। पिछले 2 साल के डाटा के मुताबिक हमें $621 चाहिए अगर हम हर महीने का 17% प्रॉफिट उठाना चाह रहे हैं। सेट फाइल के अंदर कोई चेंज नहीं है। फर्क क्या है? रिस्क कंट्रोल कहां से हो रहा है? बैलेंस के थ्रू। अगर आपका बैलेंस कम है तो रिस्क ज्यादा है। तो अगर इस सेट फाइल को आपने मीडियम रिस्क के ऊपर रखना है, यानी आपके रिस्क एपिटाइट ज्यादा है, तो आपको $621 चाहिए होंगे टारगेट परसेंट 1 के ऊपर, ताकि आप महीने का 18% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। और लोवेस्ट पॉसिबल बैलेंस कितना आपको चाहिए? $162। उसके लिए टारगेट परसेंट कितनी होगी? 0.25। और महीने की आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन सिमिलर ही आपको मिलेगी 17% की। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यहाँ मैं मेंशन भी कर देता हूँ ये सारे मीडियम रिस्क हैं। तो यहाँ पर क्या साबित हुआ कि अगर आप ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी एम करना चाह रहे हैं और आप अपना रिस्क इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आपको $162 चाहिए। आप हर महीने का 17% प्रॉफिट जनरेट करेंगे। यही डिपॉजिट आप डबल कर दें, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगी 8.5 की। अब ये जो $162 का बैलेंस है ये पिछले 2 साल तक सर्वाइव करता आया है, जो हमारी रीसेंट मार्केट कंडीशन है, इसलिए ये मीडियम रिस्क है। यहाँ पर डिपॉजिट के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल हो रही है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बैलेंस चाहते हैं तो वो आपको $378 रखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट होगी जो कि बनेगी 8.5 की। तो ये अब आपकी चॉइस है, चाहे आप मीडियम रिस्क के ऊपर चलाएं या चाहे आप लॉन्ग टर्म रिस्क के ऊपर चलाएं। यहाँ पर जो हमारी रिस्क डिफरेंशिएशन हो रही है वो हो रही है टाइम पीरियड के लिहाज से। आपका रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है अगर आपके बैक टेस्टिंग डाटा की ड्यूरेशन कम है, यानी कि एक वो सेट फाइल जो कि पिछले 6 साल के अंदर एक सर्टेन बैलेंस के ऊपर सर्वाइव कर रही है और आप उतना बैलेंस रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम है। और एक वो सेट फाइल जो कि 2 साल के अंदर सर्वाइव कर रही है सिर्फ, यानी कि 2 साल में इसका $162 का ड्रॉडाउन आया लेकिन 6 साल के अंदर $378 का ड्रॉडाउन आया 0.25 टारगेट परसेंट के ऊपर। तो अगर आप $162 का बैलेंस रखते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। मीडियम रिस्क का मतलब यह है कि ये 6 साल के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन करंट मार्केट कंडीशन के साथ शदीद रेलेवेंट है। करंट मार्केट कंडीशन के अंदर सर्वाइव करेगा, हो सकता है अगले 3-4 साल सर्वाइव कर जाए। तो इसलिए इसका जो रिस्क इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम अपना मैक्सिमम इक्विटी ड्रॉडाउन ले रहे हैं जस्ट 2 साल की बेसिस के ऊपर, यहाँ पे 6 साल की बेसिस पे ले रहे हैं। तो ये फर्क है मीडियम और लॉन्ग टर्म का। अच्छा जी, मजीद आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिस्क और डाइवर्सिफिकेशन का बताता चलूं कि मैं करंट सेट फाइल्स हैं इनका रिस्क कैसे डिफाइन करता हूं। लॉन्ग टर्म सेट फाइल का मतलब ये होता है कि वो सेट फाइल पिछले 6 साल से सर्वाइव कर रही है एट दैट डिपॉजिट एंड दैट टारगेट परसेंट। मीडियम रिस्क से मुराद ये होता है कि वो सेट फाइल एट दैट टारगेट परसेंट और डिपॉजिट पिछले 6 साल में सर्वाइव नहीं किया उसने, कम से कम 1 या 2 दफा वो लाजमी वॉश आउट हुई है, तभी वो मीडियम रिस्क है। लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं होता कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। जो मीडियम रिस्क की सेट फाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है करंट मार्केट कंडीशन के साथ। अगर हम मार्केट को स्टडी करते हैं तो कोरोना से पहले की मार्केट टोटली डिफरेंट थी, वो एक मार्केट फेज था। कोरोना के बाद की मार्केट टोटली डिफरेंट थी, वो दूसरा मार्केट का फेज था। अभी हम लोग थर्ड मार्केट के फेज के अंदर हैं जो 2024 के बाद स्टार्ट हुआ है। अभी की जो मार्केट कंडीशन है 2024 के बाद से वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू कोरोना मार्केट। तो लॉन्ग टर्म सेट फाइल जो है वो हमारे पिछले फेज को भी सर्वाइव कर रही है और करंट फेज को भी सर्वाइव कर रही है, जबकि जो मीडियम रिस्क वाली है वो अभी करंट फेज के अंदर बहुत अच्छे से चल रही है। और ये जो करंट फेज है ये हो सकता है साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले। तो मीडियम रिस्क की सेट फाइल्स हाईली रेलेवेंट सेट फाइल्स हैं क्योंकि वो करंट
मार्केट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है। डाइवर्सिफाई अगर हम करते हैं इक्वल पार्ट्स के अंदर, यानी कि फर्ज करें आपका $5,000 का डिपॉजिट है, आप उसको हजार के 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और 5 सेट फाइल्स उनके ऊपर रन करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि कल को अगर आपकी कोई एक सेट फाइल फेल होती है तो आपकी बाकी सेट फाइल्स के अंदर आपका डिसेंट डिपॉजिट है वो बहुत इजीली उसको रिकवर कर लेगा कुछ ही अरसे के अंदर। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट को डिवाइड किया हुआ है कुछ इस तरीके से कि वो बेढंगे तरीके से तकसीम हुआ हुआ है, यानी कि आपने उसको $100 $500 इसके अंदर भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है, अब इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि $100 की $5,000 के आगे कोई वक़्त नहीं है। अगर आपकी $100 की सेट फाइल फेल हो जाती है या वो जितना मर्जी प्रॉफिट जनरेट कर ले, आपके ओवरऑल डिपॉजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका $2,000 की सेट फाइल फेल हो जाती है तो वो कभी भी बाकी सेट फाइल उसको रिकवर ही नहीं कर पाएंगी। तो डाइवर्सिफिकेशन में आपने ये ख्याल रखना है कि आपने थोड़ा इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है डिपॉजिट को। जरूरी नहीं है कि फिक्स 5 पार्ट्स के अंदर किया या फिक्स 3 पार्ट्स के अंदर किया, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन पॉइंट आप समझ रहे हो। यहाँ पर हमारा मकसद डाइवर्सिफिकेशन का ये है कि कल को अगर हमारी कोई एक सेट फाइल फेल होती है तो हमारी बाकी की जो सेट फाइल्स हैं वो उस लॉस को रिकवर कर लें। डाइवर्सिफिकेशन से हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, थोड़ी बहुत डिक्रीज होती है लेकिन इंक्रीज नहीं होती। हमारा मकसद डाइवर्सिफिकेशन का रिस्क को मजीद डाइवर्सिफाई करना है। अभी हम लोग जो पहले लॉन्ग टर्म सेट्स यूज कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म सेट यूज करना अपने डिपॉजिट पे या 4 लॉन्ग टर्म सेट्स के अंदर अपने डिपॉजिट को डाइवर्सिफाई करना, ये बहुत बेहतर है और ये इवन उससे भी ज्यादा लोअर रिस्क है। मतलब ये कि आपका डिपॉजिट एक तरह से अमर हो जाता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अच्छी सेट फाइल्स के अंदर। अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे करनी है, वापस चलते हैं शीट्स की तरफ। ये हैं जी कुछ कॉम्बोस। यहाँ पर मैंने पेयर्स को मेंशन किया हुआ इधर ऊपर, इधर मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रखी हुई है। ये एक एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी है। याद रखिएगा सिग्मा के रिजल्ट्स बैक टेस्टिंग रिजल्ट से भी थोड़े से बेहतर होते हैं। कई दफा ऐसा हमने देखा है कि बैक टेस्ट रिजल्ट फेल हो रहा होता है लेकिन लाइव अकाउंट्स के अंदर हम लोग फेल नहीं हो रहे होते। रियल में प्रॉफिटेबिलिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, तो आपने इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिटेबिलिटी कंसीडर करना है। यहाँ पर हमारे पेयर्स मेंशन्ड है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी मेंशन्ड है, ये रिस्क प्रोफाइल मेंशन्ड है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्ग टर्म क्या है और मीडियम रिस्क क्या है। अब फर्ज करें कि आपका डिपॉजिट है $1,000 का। अब $1,000 के ऊपर आप कहते हैं कि मैं लॉन्ग टर्म चलना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हो, $300 डालते हो आप यूरो डॉलर के लॉन्ग टर्म सेट के अंदर। यूरो डॉलर के लिए $300 ही रिक्वायर्ड है, मतलब इसका 0.3 टारगेट परसेंट के ऊपर इससे ऊपर ड्रॉडाउन गया ही नहीं पिछले 6 साल के अंदर, तो इसके दोनों ही सेम है। $400 आप डालते हैं और यूएसडी के अंदर, ये है लॉन्ग टर्म, टारगेट परसेंट आप 0.25 यूज करेंगे। आप लॉन्ग टर्म के अंदर $400 डाल दिया आपने। उसके बाद आपने यूएसडी स्विस के अंदर $400 डाल दिए क्योंकि इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। अब आपने क्या किया कि आपने $1,000 को 3 सेट फाइल्स के अंदर डाइवर्सिफाई कर दिया। ये आपका बन गया लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कि एक तो ये पहले ही लॉन्ग टर्म सेट्स हैं, ऊपर से आपने इनको मजीद डाइवर्सिफाई कर दिया तो आपका रिस्क मजीद डिक्रीज हो गया। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपका डिपॉजिट है बहुत कम $1,000 और अगर हमारा महीने का प्रॉफिट बन जाता है तकरीबन $100, तो $100 के अंदर अगर आप सर्वर्स की कॉस्ट भरते हो, सिग्मा की कॉस्ट भरते हो और आप पैकेज लेते हो $130 वाला जो कि 3 मंथ्स का है सिग्मा का, तो $57 आपकी फिक्स कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट फिक्स है, चाहे आपका $1,000 का डिपॉजिट है, 2,000 है, 3,000 है, 5,000 है, आप जो कॉस्ट पे कर रहे हैं सिग्मा मास्टर को रन करने की वो फिक्स है। तो यहाँ पर चूंकि आपका डिपॉजिट कम है तो ये कॉस्ट आपको ज्यादा हिट करेगी, यानी कि आपका आधा प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट के अंदर चला जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ यूजर्स कहते हैं जी हम लॉन्ग टर्म ही चलना चाहते हैं, हम इस प्रॉफिट के साथ ओके, तो उनके लिए तो ये कॉम्बो होगी। ठीक, अब दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप अपना मीडियम रिस्क के ऊपर पोर्टफोलियो बनाओ, यानी कि आप $1,000 में से $300 डालते हैं यूरो डॉलर के अंदर जो कि सेम ही है, तो एक तरह से लॉन्ग टर्म है तो यूरो डॉलर हमेशा एक सेफ पे रहेगा। $160 जो है आप और यूएसडी के अंदर डालते हैं, ये रहा आपका मीडियम रिस्क वाला, ये आपको प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है 17% पिछले 2 साल से हर महीने का। $200 जो है वो आप डालते हैं यूएसडी कैड के अंदर जो कि आपको 10% प्रॉफिट पर मंथ अर्न करके देगा, और $350 जो है वो आप डाल रहे हैं यूएसडी स्विस के अंदर जो कि आपको तकरीबन 9% प्रॉफिट अर्न करके देगा। इस तरीके से आपने अपने $1,000 को 4 सेट फाइल्स के अंदर डिवाइड कर दिया जिसने ऑटोमेटिकली आपके रिस्क को रिड्यूस कर दिया। अब है ये मीडियम रिस्क का पोर्टफोलियो, लेकिन इसका फायदा क्या है कि बेशक आपका रिस्क ज्यादा है लेकिन अगर कोई एक सेट फाइल फेल हो जाती है तो आपका बैलेंस इतने अच्छे से डिवर्सिफाइड है, और यूएसडी के अंदर हमने बैलेंस कम डाला लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 17% है। तो ये एक अच्छी डिवर्सिफिकेशन है जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है इसको, तो इसके महीने के 2-3% प्रॉफिट हमारा एक्स्ट्रा बन रहा है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई हम लोग फीस भी पे करें, हमारे रिस्क एपिटाइट भी ठीक है, हम प्रॉफिट मजीद कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यूरो डॉलर और यूएसडी के अंदर इसको डिवर्सिफाई कर देंगे। यानी आपने $500 डाला यूरो डॉलर के अंदर और यूएसडी के अंदर, अब ये आपका मीडियम रिस्क ही बना लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, 16% तक पहुंच गई। लेकिन आपका रिस्क बढ़ गया, क्यों, क्योंकि पिछली कॉम्बो के अंदर आप 4 सेट फाइल्स के अंदर डिवर्सिफाइड थे, अभी आप 2 सेट फाइल्स के अंदर डिवर्सिफाइड हैं, तो इसलिए आपका रिस्क थोड़ा इंक्रीज हो गया। तो ये एग्जैक्ट मीडियम रिस्क बन गया आपका।
अब आपकी रिस्क एपिटाइट काफी डिसेंट है और आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मजीद इनहेंस करना चाहते हैं। आप क्या करें, गोल्ड के अंदर सारे का सारा पैसा डाल दें, $1000 महीने का आपका 16% बन जाएगा। ये आपका मीडियम रिस्क बन जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन ये मीडियम टू हाई रिस्क बनेगा। उसकी वजह यह है कि ना तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं और आप जो सेट यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी मीडियम रिस्क है, जो कि पिछले 2 साल के डाटा पर ऑप्टिमाइज्ड है। वंस अगेन ये कोई मसला नहीं है। ये जो करंट मार्केट कंडीशन है, नॉर्मली 3-4 साल का साइकिल होता है, हमें नहीं पता साइकिल कब एंड हो जाए, लेकिन करंट मार्केट कंडीशन के लिहाज से ये सेट फाइल बेहतरीन है। लेकिन रिस्क आपका ज्यादा इस वजह से क्यों है, क्योंकि आपने डिवर्सिफाई नहीं किया, आप सिर्फ गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद एक और तरीकाकार क्या है कि आप सारे का सारा पैसा और यूएसडी के मीडियम रिस्क के अंदर डाल दें। क्यों? क्योंकि ये 17% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, गोल्ड 16% कर रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको और यूएसडी की सेट फाइल दे रही है मीडियम रिस्क के ऊपर। वंस अगेन बताता चलूं, रिस्क कंट्रोल कैसे हो रहा है? डिपॉजिट के थ्रू, टारगेट परसेंट के थ्रू नहीं हो रहा। 0.25 के ऊपर अगर आप $400 डिपॉजिट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म बन जाता है, लेकिन ऑब्वियसली उसे प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है। लेकिन अगर आप $160 डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका शॉर्ट टर्म बन जाता है। $160 का डिपॉजिट आपका 2024 से लेकर अभी तक आराम से सर्वाइव कर रहा होता है और हर महीने का 17% प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। कोशिश मेरी ये है कि इवन एक वो बंदा जिसको इवन डाउन सिंड्रोम भी है ना, वो भी ये वीडियो अंडरस्टैंड कर सके, ताकि कम से कम क्यूरी इकट्ठी हो। तो ये कुछ कॉम्बोज मैंने आपको बताई हैं जिसके अंदर आप प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इनहेंस कर सकते हैं। अब आपकी रिस्क एपिटाइट आपको पता है कि आप कितना रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चलना है, लॉन्ग टर्म सेट्स की प्रॉफिटेबिलिटी 8 से 10% के बीच में होगी महीने की, फुल स्टॉप। मीडियम रिस्क के ऊपर जाएंगे तो मीडियम रिस्क के ऊपर आपको डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटीज नजर आ रही होंगी, जो कि इस फाइल के अंदर मैंने पूरी की पूरी समराइज करके आपको बताई हुई है। लॉन्ग टर्म सेट्स जितने भी हैं ना, अभी वाले मुस्तकबिल में जितने आएंगे, सब के सब 8 to 10% से ऊपर नहीं जाते। तो ये अब आपने खुद अंदाजा लगाना है। $1000 के ऊपर अगर आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो रिस्क इंक्रीज करना पड़ेगा, मीडियम रिस्क के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। मजीद रिस्क इंक्रीज करना है तो आप डाइवर्सिफिकेशन ना करें और स्ट्रेट अवे उन सेट्स के ऊपर जाएं जो कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं। अब अगर आपके पास है $2000 का डिपॉजिट, जितना जितना आपका डिपॉजिट इंक्रीज होता जाता है उतना ज्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। अब $2000 के डिपॉजिट के ऊपर क्या कॉम्बो बनती है, आप इसको स्ट्रेट अवे तकसीम कर देते हैं 4 हिस्सों के अंदर, यानी कि 4 सेट फाइल्स के अंदर। अब लॉन्ग टर्म के अंदर आपने डाल दिया यूरो डॉलर के अंदर और यूएसडी के अंदर, यूएसडी कैड की सेट फाइल, यूएसडी स्विस की सेट फाइल। ये आपका लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बन गया जिसके अंदर आप 4 सेट फाइल्स को रन कर रहे हैं। ये तकरीबन महीने का 9% पर मंथ बनेगा। ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन गया जो कि लो रिस्क है। कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई एक का सेट फाइल फेल भी होती है तो आप कुछ ही अरसे के अंदर उसको रिकवर कर पाएंगे। अब आपने क्या किया कि आपने ना सिर्फ लॉन्ग टर्म सेट्स यूज किए बल्कि आपने मजीद उनको डाइवर्सिफाई कर दिया लॉन्ग टर्म सेट्स के अंदर, जो कि एक परफेक्ट कॉम्बो है। दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है, ये आप कह लो कि हाइब्रिड है, कि आपने $1000 मीडियम रिस्क गोल्ड के ऊपर चला दिया, बाकी का जो $1000 था उसको आपने लो रिस्क सेट फाइल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि और यूएसडी 500, यूएसडी स्विस 500। यहां से मैं आपको बता देता हूं कि और यूएसडी जो है यहां पर आपने लॉन्ग टर्म के अंदर 500 डाल दिया, उसके लिहाज से टारगेट परसेंट कैलकुलेट कर ली। टारगेट परसेंट कैलकुलेशन आपको बताई थी मैंने पहले। आपने लॉन्ग टर्म के लिहाज से डालनी है, शॉर्ट टर्म के लिहाज से नहीं डालनी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपने टारगेट परसेंट कैलकुलेट कर ली। लॉन्ग टर्म के अंदर क्या चाहिए आपको, $400 चाहिए 0.25 की टारगेट परसेंट के ऊपर। अब आपका $500 है, आपने यहाँ पे $500 डाला, उस लिहाज से टारगेट परसेंट कैलकुलेट कर ली जो कि तकरीबन 0.3 तक बन जाएगी। तो $500 डाला आपने और यूएसडी के अंदर, $500 आपने डाला यूएसडी कैड के अंदर। अब यूएसडी कैड है यहाँ पर, ये आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है पर मंथ का 7%। अब हम यूएसडी जीपीवाई के अंदर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर $1000 बेयर मिनिमम चाहिए हमें। ना ही हम पाउंड डॉलर के अंदर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें बेयर मिनिमम 1600 चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम यूएसडी कैड के अंदर ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए हमें 400 चाहिए, और फिर यूएसडी स्विस के अंदर आएंगे, यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी 400 चाहिए। तो हमने क्या किया, $500 इसके अंदर डाला, $500 इसके अंदर डाला, और उसके लिहाज से हमने अपनी टारगेट परसेंट कैलकुलेट कर ली। अब ये भी एक अच्छा पोर्टफोलियो है, यहाँ से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी क्योंकि हमने गोल्ड को ऐड कर लिया है, तो तकरीबन 2% 3% का इंक्रीज बन गया उसके अंदर। उसके बाद अगर हमारी रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम ये वाली कॉम्बो रन करना शुरू कर देते हैं, थर्ड वाली, जिसके अंदर हम और यूएसडी के अंदर, पाउंड डॉलर के अंदर, यूएसडी कैड के अंदर मीडियम रिस्क के अंदर चले जाते हैं। मीडियम रिस्क से क्या मुराद है कि $500 हमने डाला और यूएसडी के मीडियम रिस्क के अंदर। मीडियम रिस्क के अंदर हमें $160 रिक्वायर्ड है 0.25 टारगेट परसेंट के ऊपर। तो हम इसके लिहाज से अपनी टारगेट परसेंट कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हम लोग मीडियम रिस्क के ऊपर अपनी टारगेट परसेंट ले आए। हम $500 मीडियम रिस्क के ऊपर डालना चाहते हैं, तो वहां पर हमने जो टारगेट परसेंट कैलकुलेशन करनी है वो कैसे होगी, डिपॉजिट $500 डिवाइडेड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। वो आपको जो टारगेट परसेंट देगा वो आपकी मीडियम रिस्क की टारगेट परसेंट होगी, और मीडियम रिस्क क्या मैं काफी दो बता चुका हूं। तो अब क्या कर रहे हैं आप, और यूएसडी, पाउंड डॉलर और यूएसडी कैड। अब यहाँ पर आपने नोटिस किया कि पाउंड डॉलर में $800 डाला हुआ है, क्यों? क्योंकि पाउंड डॉलर में अगर हमने मीडियम रिस्क चलना है तो हमारी बेयर मिनिमम टारगेट परसेंट जो 0.5 है उसके ऊपर $800 रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा बन गया मीडियम रिस्क का पोर्टफोलियो।
अब ये भी एक अच्छा और डिसेंट पोर्टफोलियो है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 सेट फाइल्स के अंदर अपने डिपॉजिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, यानी कि मिनिमम अगर हम 3-4 सेट फाइल्स के अंदर अपने डिपॉजिट को डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो बहुत बेहतर है। लॉन्ग टर्म में अगर हमने चलना है तो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ही चलना है। ये होगी आपकी $2000 की कुछ कॉम्बोज। इसी तरीके से आपको $30,000 की कॉम्बोज नजर आ रही है, और $56,000 के लिहाज से अगर आपने सेटअप कर रहे हैं वो तो एक आइडियल सेटअप है। आप तमाम सेट फाइल्स के लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स को यूज कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका डिपॉजिट लॉन्ग टर्म सेट्स के अंदर डिवाइड है। और वंस अगेन आपका जो भी डिपॉजिट है आप उसको 3 या 4 सेट फाइल्स के अंदर डिवर्सिफाई कर सकते हैं। रिस्क की ब्रैकेट आपने खुद सिलेक्ट करनी है कि आपको कौन सी रिस्क की ब्रैकेट सूट करती है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपके सामने मेंशन है पर मंथ की, रिस्क आपके सामने मेंशन्ड है, बेयर मिनिमम डिपॉजिट एट दैट टारगेट परसेंट मेंशन्ड है। आप अपनी टारगेट परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली अपने पोर्टफोलियो को डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, सिग्मा ईए के अब पैकेजेस को आप जरा समझ लें। एक आपका मैनुअल लाइसेंस है जो कि आपको व्हाट्सएप सपोर्ट से मिलेगा। मैनुअल लाइसेंस में आपके सर्वर्स हम खुद से परचेज करते हैं और वो सारा काम मैनुअली हो रहा होता है, क्योंकि हमारी कॉस्ट उसके ऊपर कम आ रही होती है। तो मैनुअल लाइसेंस में आप एक लाइसेंस के ऊपर 3 MT5 अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप MQL5 से लाइसेंस को परचेज करेंगे तो वहां पर आप अनलिमिटेड अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कॉस्ट डबल है। यानी मैनुअल लाइसेंस आपको $130 का 3 मंथ्स का मिल जाएगा, लेकिन MQL5 पर इसकी डबल प्राइस मिलेगी, क्योंकि उस लाइसेंस के ऊपर आप अनलिमिटेड अकाउंट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने लाइसेंस 3 अकाउंट्स का लेना है या अनलिमिटेड अकाउंट्स का लेना है, ये फैसला आप करेंगे अपनी रिस्क एपिटाइट के लिहाज से और प्रॉफिट टारगेट के जो आपके गोल्स हैं उनके लिहाज से। यानी कि फर्ज करें कि आपका डिपॉजिट है $1000 का, आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म सेट्स अप टू 10% प्रॉफिट जनरेट करते हैं, दैट्स इट। अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो हर महीने का 10% प्रॉफिट ही वो सेट फाइल जनरेट कर रही होगी। तो अगर आपका $1000 है तो उसमें आपको प्रॉफिट कितना बना, $100 का। तो इसके अंदर आपको MQL5 का लाइसेंस सूट नहीं करेगा, आपको मैनुअल लाइसेंस ही लेना पड़ेगा। तो वो आप किस तरीके से लेंगे, आपको मिले 3 अकाउंट्स, तो आप अपने बैलेंस को 2 सेट फाइल्स के अंदर डिवर्सिफाई करें। जो तीसरा अकाउंट है वो डेमो अकाउंट होगा और उस डेमो अकाउंट के अंदर जो रिमेनिंग सेट फाइल्स हैं उनको रन करें। देखें, ट्रेडिंग के अंदर डाटा किंग होता है, यानी कि आप अपने लाइव अकाउंट्स तो रन कर रहे हैं, जितनी सेट फाइल्स आपके पास अवेलेबल हैं आपने उन तमाम सेट फाइल्स को रन करना है, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास डाटा कलेक्ट होता रहे कि हर सेट फाइल ने कितना कितना प्रॉफिट जनरेट किया, क्या क्या रिस्क था, क्या क्या ड्रॉडाउन रहे, और 3 महीनों के बाद आपके पास हर सेट फाइल का रिजल्ट सामने आ रहा होगा, जिससे आप बहुत इजीली आगे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपको कौन सी सेट फाइल ज्यादा सूट कर रही है। तो ये तो हो गया $1000 के लिए। तो बेसिकली जो लाइसेंस सिलेक्शन है वो आपके रिस्क के लिहाज से होगी। अगर आप लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म सेट्स यूज कर रहे हैं, आपका 10% का प्रॉफिट है, इससे ऊपर नहीं जा सकते आप। अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर हैं तो आप इवन $1000 के ऊपर भी अनलिमिटेड अकाउंट्स ले सकते हैं और अपने डिपॉजिट को 3 से 4 सेट फाइल्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि मीडियम रिस्क के ऊपर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तकरीबन 15 से 20% के अराउंड होगी हर महीने की। उसके अंदर आपकी जो MQL5 की डबल कॉस्ट है आप वो भी अफोर्ड कर पाते हैं और प्रॉफिट भी कमा पाते हैं। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आप लॉन्ग टर्म रिस्क ले रहे हैं या आप मीडियम रिस्क ले रहे हैं, आपका डिपॉजिट कितना है। अगर आपका डिपॉजिट है $2000 का और आप लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो उसका प्रॉफिट होगा $200 के अराउंड। तो इवन $2000 के ऊपर लॉन्ग टर्म सेट्स के साथ भी आप अनलिमिटेड अकाउंट्स को अफोर्ड कर सकते हैं MQL5 से। और वंस अगेन $2000 पे आप हाइब्रिड रखते हैं या मीडियम रिस्क रखते हैं, जो भी मैंने आपको कॉम्बोज पहले बताई हैं, किसी भी कॉम्बो को यूज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करते हैं, तो आपने उस लिहाज से अंदाजा लगा लेना कि भाई इतना प्रॉफिट मुझे बन रहा है, क्या मैं MQL5 की सब्सक्रिप्शन अफोर्ड कर सकता हूं ताकि मैं अनलिमिटेड अकाउंट्स ले लूं और अपने बैलेंस को 3 सेट फाइल से ज्यादा डिवर्सिफाई कर लूं। अलबत्ता जिसका $2000 या $2000 से ऊपर का डिपॉजिट है, असूलन उसको MQL5 से ही सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए ताकि वो अपने बैलेंस को ढेर सारी सेट फाइल्स के अंदर डिवर्सिफाई कर सके। जो कॉम्बोज मैंने आपको पहले बताई हैं वो मैंने खुद से बनाई हैं। आप अपने तरीके से कई कॉम्बोज को डिजाइन कर सकते हैं जिसके अंदर आप मिक्सचर यूज कर सकते हैं। डिवर्सिफिकेशन के आपने असूल याद रखने हैं। डिवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा असूल यह है कि हम इक्वल पार्ट्स के अंदर अपने बैलेंस को डिवाइड करते हैं और इसका मकसद ये होता है कि अगर हमारी कोई भी सेट फाइल फेल हो जाए तो हमारे रिमेनिंग सेट फाइल जो है वो उस लॉस को रिकवर कर सके। लॉन्ग टर्म सेट्स जो होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसके अंदर हमारा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। जैसा कि अभी आपके सामने पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर के रिजल्ट्स तो पिछले 1.5 साल से शेयर कर रहा हूं। पाउंड डॉलर के अंदर हम लोग 200% प्लस प्रॉफिट के अंदर जा चुके हैं, यानी कि उसके अंदर हमने $100 डाला, $300 कमा लिया। अब अगर वो सेट फाइल फेल हो जाती है तो हमारा लॉस हुआ कोई? बिल्कुल भी नहीं हुआ, हमने उल्टा उसके ऊपर पैसे कमा लिए। तो लॉन्ग टर्म सेट्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो जब भी फेल होंगे ज्यादा चांसेस यही हैं कि या तो हमारा लॉस ना होने के बराबर होगा या हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर चुके होंगे। इसलिए मैं हमेशा यूजरों को कहता हूं कि अगर ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करना है, थोड़ा खाएं और लंबा खेलें। अगर आप मीडियम रिस्क के ऊपर चलेंगे, मीडियम रिस्क के ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि इवेंचुअली आप अपने डिपॉजिट को इंक्रीज करके लॉन्ग टर्म सेट्स के अंदर जाना चाहते हैं, और कोई मकसद नहीं होता मीडियम रिस्क का। अब जैसे गोल्ड के अंदर हमने अपने अकाउंट को बैक टू बैक 2 से 3 दफा डबल किया और वो भी सारे के सारे रिजल्ट्स डॉक्यूमेंटेड हैं, आपको प्लेलिस्ट की सूरत के अंदर यूट्यूब पर मिल जाएंगे। यानी कि आपका बेयर मिनिमम $1000 का
का डिपॉजिट है, आप मीडियम रिस्क के ऊपर जाते हैं ताकि आप अपने डिपॉजिट को इंक्रीज कर सकें। $1000 का जो डिपॉजिट है ये बेयर मिनिमम डिपॉजिट है जिसमें आप सिग्मा मास्टर को यूज कर सकते हैं। बेयर मिनिमम डिपॉजिट के ऊपर आपकी जो कॉस्ट आ रही है यानी सर्वर्स की कॉस्ट और आपके वीपीएस की कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट है, लेकिन चूंकि आपका डिपॉजिट बेयर मिनिमम है तो वो कॉस्ट आपको अच्छा खासा अफेक्ट कर रही होगी। यानी कि आप अगर लॉन्ग टर्म सेट्स यूज कर रहे हैं आपका $1000 पे $100 बनेगा, $10,000 पे आपका $1000 प्रॉफिट बन रहा होगा। कॉस्ट फिक्स है, चाहे आपका $1000 है या $10,000 है। तो यही वजह है कि लॉन्ग टर्म सेट्स के अंदर अगर आपने चलना है तो आपको डिपॉजिट ज्यादा चाहिए होता है। अब व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर अक्सर यूजर आते हैं, वो कहते हैं हमारा डिपॉजिट भी कम है, हम लॉन्ग टर्म भी चलना चाहते हैं और हमें हर महीने की 30 से 50% प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। ये भाई फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, इवन जादू से भी पॉसिबल नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म चलना है 10% से ऊपर आप कमा ही नहीं सकते। दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम भी 10% तक नहीं जाता। जो साल सिस्टम चल रहे होते हैं अगर आप उनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे वो 2-3% से ऊपर नहीं होती। चैट जीपीटी से जाके पूछें कि एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्ग टर्म के अंदर अगर 10% जनरेट कर रहा है तो वो कैसा सिस्टम है, वो खुद आपको बता देगा कि वो कैसा सिस्टम है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री रिजल्ट्स हैं पिछले 1.5 साल के जिसके अंदर हम हर महीने का 10% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं और मैं पिछले 1.5 साल से शेयर भी कर रहा हूं आपसे। अगर आपका डिपॉजिट कम है आपके लिए मैंने सिग्मा अग्रेसिव रिलीज किया जिसके अंदर आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। अगर डिपॉजिट कम है तो फिर आपको रिस्क ज्यादा लेना ही पड़ेगा। सिग्मा अग्रेसिव की फीस भी कम है और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि हर महीने का आप हाई रिस्क के ऊपर 30% तक प्रॉफिट आप अर्न करते हैं। और सिग्मा अग्रेसिव का भी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने डिपॉजिट को इंक्रीज करके मास्टर सेट्स की तरफ आए और लॉन्ग टर्म खेलें। गेम लॉन्ग टर्म चलने में है। अगर आपने लंबा खेलना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से अपनी रोजी रोटी चलानी है या आपने वेल्थ जनरेशन करनी है तो आपको लॉन्ग टर्म सेट्स यानी कि अप टू 10% से ऊपर आप नहीं जा सकेंगे और वही यूज करना पड़ेगा। जैसे ही इस प्रॉफिटेबिलिटी से आप ऊपर जाओगे रिस्क आपका इतना बढ़ जाएगा कि उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म के अंदर। सिग्मा ये रिलीज करने का मकसद पैसा छापना नहीं था। मैं ऑलरेडी ठीक ठाक पैसे कमा रहा हूं। मैं आपसे अपने अकाउंट्स के रिजल्ट्स भी शेयर कर चुका हूं, अपने मेन अकाउंट्स भी दिखा चुका हूं। बार बार नहीं दिखाता क्योंकि फजूल टेंशन सीकिंग चाहिए नहीं। जितना पैसा मैं सिग्मा से कमा रहा हूं कई दफा आपसे इनवॉइसेस भी शेयर कर चुका हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बंदा जिसके पास रिस्क एपिटाइट है, जिसके पास डिपॉजिट डिसेंट है, बजाय इसके कि वो किसी खरकार को दे, बजाय इसके कि वो आगे पीछे लूटे और स्कैम हो, वो तरीके तमीज के साथ अपनी पैसिव इनकम को जनरेट कर सकता है। सिग्मा ये आपने ध्यान में रखना है सिर्फ एक टूल है। इस टूल को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये सरीहन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने लंबा खेलना है अपनी सेट फाइल्स आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी। कैसे क्रिएट करनी है मैंने इची बीची बताई हुई आपको। ये जो सेट फाइल्स अभी आपको मिली हैं ये सैंपल सेट फाइल्स हैं, यानी कि जब तक आप अपनी सेट फाइल क्रिएट खुद से नहीं करते और जब तक आप उस सारे प्रोसेस को सीख रहे हो तब तक आपने इन सेट फाइल को यूज करना है। सिग्मा ईए का जो MQL5 का यूजर है ना वो सारे का सारा इंटरनेशनल यूजर है। वो 700 यूजर्स में से एक अच्छी खासी आबादी इंटरनेशनल यूजर्स की है। वो तमाम यूजर्स अपनी सेट फाइल्स खुद से क्रिएट करते हैं इंडिपेंडेंटली, और ना ही ये वाली जो करंट सेट फाइल्स है मैं उनको दूंगा क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली सिग्मा ईए को यूज कर रहे हैं जैसे उसका हक बनता है। तो आपने अपनी सेट फाइल्स के ऊपर काम करना है। जब तक आप काम कर रहे हैं इन सेट फाइल्स को यूज करें, पैसिव इनकम जनरेट करें, अपनी रोजी रोटी और सर्कल चलाएं। ये आखिरी रिलीज है सिग्मा ईए की। इसके बाद इतनी बड़ी वीडियो सिग्मा ईए के ऊपर नहीं आएगी। मैंने जितना नॉलेज देना था रिगार्डिंग सिग्मा ईए सब दे दिया। अब हर बंदा इस लायक हो सकता है कि वो अपनी सेट फाइल अपने डिपॉजिट के लिहाज से, अपने रिस्क एपिटाइट के लिहाज से, अपने प्रॉफिट टारगेट के लिहाज से, अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिहाज से और अपने मन चाहे पेयर के ऊपर जनरेट कर सकता है। पूरी की पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज का मकसद ही ये है। बाकी मुझे अच्छे से पता है कि इस वीडियो के बाद स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर रश लग जाएगा क्योंकि लोग अपने अकाउंट्स दे रहे होंगे लाइसेंस शिफ्ट कराने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोग 1 या 2 MT5 अकाउंट्स यूज कर रहे हैं। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि सिग्मा यूजर बहुत ज्यादा है। ये जो लाइसेंस शिफ्ट होता है ये ना स्पोर्ट्स स्टाफ करता है ना मैं करता हूं, ये डेवलपर्स करते हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ सिर्फ ये काम करता है कि आपके अकाउंट्स डेवलपर्स को देते हैं, डेवलपर्स उसको कोड करते हैं। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। नॉर्मली हम लोग विद इन 24 आवर्स करते थे, अभी कम से कम 24 to 48 आवर्स आपने इंतजार करना है। इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन इंतहाई पेशेंटली आपने अपने अकाउंट्स और वो जीमेल जिसके ऊपर आपको लाइसेंस मिला था वो जीमेल आपने दे देना है और पेशेंटली वेट करना है। जब आपका लाइसेंस शिफ्ट हो जाएगा स्पोर्ट्स स्टाफ खुद से कंफर्म करेगा आपको कि डन हो चुका है। ये सिग्मा ये कि ये बिगेस्ट और फाइनल रिलीज है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इसके बाद स्पोर्ट के ऊपर बेतहाशा रश बढ़ जाएगा, बेतहाशा एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं आपको 1-2 सेट फाइल्स दे देता जो पहले दी हुई थी, उन्हीं के ऊपर ही आप लाइफ टाइम चलते रहते। हर सेट फाइल की एक शेल्फ लाइफ होती है और मैं चाहता हूं कि आपके पास बेस्ट पॉसिबल चांसेस हो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। अभी पाउंड डॉलर की जो सेट फाइल थी वो मैंने बंद करवाई। इसके ऊपर जो ड्रॉडाउन चाह रहा था उससे कई गुना ज्यादा ड्रॉडाउन हमारा पहले भी आ चुका है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बंद करवाई वो सेट फाइल क्योंकि ये जो सेट फाइल्स है ये करंट मार्केट कंडीशन के लिहाज से बेहतरीन है। अभी मार्केट का धारा बदल रहा है, रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है और 2024 से लेके अभी वाला जो फेज है ये जो करंट सेट फाइल्स है इस फेज के लिए बेहतरीन है। और मैं चाहता हूं कि आपके पास बेस्ट पॉसिबल सेट फाइल्स मौजूद हों, बेस्ट पॉसिबल टूल्स हों ताकि आप मार्केट
मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें। और इसमें चाहे मेरी जितनी मर्जी एफर्ट लग जाए, ये आप कह लो कि मेरी फाइनल एफर्ट है। मैंने बेइंतहा की मेहनत की और ढेरों ढेर कंटेंट बनाया ताकि आप इंडिपेंडेंटली सिग्मा ईए को यूज कर सकें मेरे बगैर। मैं हूं या ना हूं आपको फर्क ही ना पड़े। आप अपनी सेट फाइल्स खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपने डिपॉजिट और रिस्क एपिटाइट के लिहाज से, और इंडिपेंडेंटली सिग्मा ईए को यूज कर सकते हैं। और यही मेरा मकसद था सिग्मा ईए को लॉन्च करने का।